वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। टुडे वी आर गोइंग टू रीड हिस्ट्री क्लास 10। इट्स द फर्स्ट चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर के अंतर्गत आज टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने स्टडी किया था वियना कांग्रेस के बारे में। वियना कांग्रेस हैड टेकन प्लेस इन वियना इन 1815। वियना कांग्रेस के निर्णय के अनुसार यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव रूल की स्थापना कर दी गई थी। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता की स्थापना पुनः कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग डायनेस्टी इस समय पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली एम्पायर हो चुका था। और हैब्सबर्ग एम्पायर का मेन रिप्रेजेंटेटिव था चांसलर ड्यूक मेटरनिक। 1815 यानी वियना कांग्रेस से लेकर के 1848 तक का युग यूरोप में कहा जाता था मेटरनिक एरा। मेटरनिक एरा यानी मेटरनिक का काल, क्योंकि इस काल में पूरे यूरोप की राजनीति मेटरनिक के इर्द गिर्द घूमती थी। मेटरनिक की मर्जी के बिना पूरे यूरोप में एक पत्ता तक नहीं हिलता था, और मेटरनिक के बिना यूरोप में नहीं एक पत्ता हिलता था। इसका मतलब आप कहिए कि पूरे दुनिया में इस समय का यूरोप जो था वो पूरे वर्ल्ड था। यानी कंजर्वेटिव रूल आ गया 1815 के वियना कांग्रेस के डिसीजन के अनुसार। लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। जो नेशन स्टेट स्टैब्लिश करने का ख्वाब देखते थे, ऐसे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं बच गई। शासन में हर एक देश में हर एक जगह शासन में कट्टरपंथी लोग, रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स, जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के सपोर्टर थे, ऐसे लोग शासन में आ गए। अब लिबरल नेशनलिस्ट लोगों के लिए जो नेशन स्टेट का निर्माण करना चाहते थे, ऐसे लोगों के लिए अब कोई जगह यूरोप में नहीं बची थी। तो सवाल उठता है कि जो लोग लिबरल नेशनलिज्म के सपोर्टर थे, जो लोग नेशन स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे, वे अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे? तो ऐसे लोग अंडरग्राउंड हो गए। लिबरल नेशनलिस्ट की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई, सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इस समय लिबरल नेशनलिस्टों का एक सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत था गुइसेप मेजनी। गुइसेप मेजनी इस समय सभी रिवॉल्यूशनरीज का प्रेरणा स्रोत था, सभी रिवॉल्यूशनरीज का गुरु था। इस समय चूंकि नेशन स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटी, नेशनलिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करने की सख्त पाबंदी थी, और इस कारण से इस प्रकार के लोग सीक्रेट सोसाइटीज बना करके अंडरग्राउंड होने लगे। मेजनी और इसके तरह के लाइक माइंडेड लोग अंडरग्राउंड हो गए। इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू कर दिया। अब ऐसे लोगों को, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो नेशन स्टेट की स्थापना चाहते थे, जिनका सोचना था कि नेशन स्टेट ही मनुष्य का परम उद्देश्य है और भगवान ने नेशन स्टेट की स्थापना को ही मंजूरी दी है, आशीर्वाद दिया है, ऐसे लोगों के लिए अब यूरोप की धरती पर कोई जगह नहीं थी। ऐसे लोग अंडरग्राउंड होकर रहने लगे। इन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज का इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया। इस समय यूरोप में अनगिनत अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन होने लगा। ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज को इस समय कार्बोनरी के नाम से जाना जाता था। कार्बोनरी, इस प्रकार के सीक्रेट सोसाइटीज को, जिसमें यंग लोग, लाइक माइंडेड लोग, जिसमें रिवॉल्यूशनरीज लोग,
रिवॉल्यूशनरीज लोग, दरअसल अब ये लोग रिवॉल्यूशनरीज कहलाने लगे। पहले ये लोग लिबरल नेशनलिस्ट थे, लेकिन चूंकि इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, अब इनकी गतिविधियां अंडरग्राउंड हो गई, तो अब ऐसे लोगों को रिवॉल्यूशनरीज कहा जाने लगा। तो सभी रिवॉल्यूशनरीज जो यूरोप के थे, वे अंडरग्राउंड होकर के सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन करने लगे। इस प्रकार के सीक्रेट सोसाइटीज को यूरोप में इस समय कार्बोनरी के नाम से जाना जाता था। इन कार्बोनरी का एक मेंबर था गुइसेप मेजनी, और न सिर्फ मेंबर था बल्कि वो सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर्स का, यंग लोगों का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था और बहुत बड़ा गुरु था। सीक्रेट सोसाइटीज को इस्टेब्लिश करने की प्रेरणा वो पूरे यूरोप में फैलाता था। अपने चेलों की सहायता से, अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों की सहायता से वो पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन की चिंगारी फैलाने का काम कर रहा था। तो मेजनी का जन्म जेनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था, और एक सीक्रेट सोसाइटी यानी जिसको कार्बोनरी कहा जाता था, उसका वो मेंबर हुआ। लेकिन एक यंग मैन के रूप में 24 वर्ष की एज में ही उसने लिगुरिया में एक रिवोल्ट कराने का प्रयास किया। लिगुरिया में एक विद्रोह कराने का प्रयास 1831 ईस्वी में मेजनी ने लिगुरिया में एक रिवोल्ट कराने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके उसको एग्जाइल यानी देश निकाला दे दिया गया। लेकिन इसके बाद भी मेजनी अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आया, और उसने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज की स्थापना की। एक अंडरग्राउंड सोसाइटी जिसको कार्बोनरी कहा जाता था, इसका नाम मेजनी ने रखा यंग इटली। मार्सेलिस नामक जगह पर मेजनी ने यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, और दूसरा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट इस समय मेजनी ने किया, उसका नाम रखा यंग यूरोप। यंग इटली का निर्माण मेजनी ने किया था इस उद्देश्य से कि सभी इटालियन बोलने वाले लोगों को एक नेशन स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इटली को एक स्वतंत्र देश, एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में इटली को इमर्ज करना चाहिए। मेजनी का कहना था कि इटली एक पैच वर्क, यानी कुछ टुकड़ा ये एम्पायर कब्जा कर ले, कुछ टुकड़ा ये एम्पायर कब्जा कर ले, कुछ उसका टुकड़ा ये एम्पायर कब्जा कर ले, यानी एक पैच वर्क, एक चिप्पी का कार्य करने के लिए इटली के लोग पैदा नहीं लिए हैं। इटली एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के रूप में एक यूनिफाइड इटली का निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य से मेजनी ने यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। मेजनी सिर्फ इटली तक सीमित रहना नहीं चाहता था, बल्कि मेजनी का उद्देश्य था पूरे यूरोप में अपने रिवॉल्यूशन की चिंगारी को फैलाना। अपने रिवॉल्यूशनरी चेलों की सहायता से पूरे यूरोप में जहां भी 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस के माध्यम से ऑर्थोडॉक्स रिजीम की स्थापना की गई थी, उन सभी ऑर्थोडॉक्स रिजीम को उखाड़ फेंकना मेजनी का प्रमुख उद्देश्य था, और पूरे यूरोप में एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का नाश करने के लिए, नेशन स्टेट्स को इमर्ज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए मेजनी ने जिस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था उसका नाम था यंग यूरोप। यंग यूरोप नामक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना मेजनी ने किया था बर्न नामक जगह पर। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी अभी है बर्न। तो बर्न नामक जगह पर यंग यूरोप नामक ऑर्गेनाइजेशन का उसने इस्टेब्लिशमेंट किया था। और मेजनी के इस ऑर्गेनाइजेशन में जो यंग इटली और यंग यूरोप था, इसमें यूरोप भर के लाइक माइंडेड युवा लोग खास करके मेंबर थे। ये लोग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को लेकर के चलते थे। ये लोग एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना चाहते थे। यंग इटली और यंग यूरोप के जो मेंबर्स थे वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे। खास करके यंग यूरोप के अंतर्गत पोलैंड, फ्रांस
और यंग इटली के अंतर्गत इटली के लोग और जर्मन स्टेट्स के लोग भी मेजनी के इन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे। मेजनी का सोचना था कि भगवान ने यह आशीर्वाद दिया है, भगवान की यह मर्जी है कि नेशन स्टेट शुड बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। नेशन स्टेट शुड बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। ये मनुष्य की नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का इरादा है, ये भगवान की मर्जी है, ये मेजनी का कहना था। और इस प्रकार से मेजनी का कहना था कि इस परिस्थिति में इटली जो है एक पैच वर्क यानी चिप्पी साट साट करके जो कपड़ा, पुराने फटे चिटे कपड़े को चिप्पी साट साट करके जो लोग पहले गरीब लोग पहनते थे, उस टाइप का पैच वर्क इटली नहीं हो सकता है, स्मॉल स्टेट्स का और स्मॉल किंगडम्स का। तो इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। यही मेजनी का स्वप्न था कि इटली के सभी क्षेत्रों को, सभी इटालियन क्षेत्रों को, यानी लोम्बार्डी, वेनेसिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, टस्कनी, मोडेना, रोम, सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय, ये सभी ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इटालियन स्पीकिंग लोग रहते थे। मेजनी का सोचना था कि इन सभी इटालियन स्पीकिंग क्षेत्रों को मिला करके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन स्टेट के रूप में फॉर्म किए जाने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार के यूनिफिकेशन से, यानी इटली के यूनिफिकेशन का विचार को मेजनी ने जन्म दे दिया। इटली शुड बी यूनिफाइड, इटली शुड बी यूनिफाइड इनटू वन नेशन स्टेट, इटली शुड बी यूनिफाइड एज कंट्री। ये विचार मेजनी ने हवा में प्रोड्यूस करके रख दिया और अपने शिष्यों के बीच, अपने फॉलोवर्स के बीच मेजनी ने इस विचार को जन्म दे दिया। और मेजनी का कहना था कि इस प्रकार का जो इटली का यूनिफिकेशन होगा तो इसी से इट कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, इसी से इटली के लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती थी। इटली के लोग जो एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का शिकार थे, निरंकुश राजतंत्र के चंगुल में थे, राजाओं की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के जो गुलाम थे, उनको स्वतंत्र कराने का एक ही उपाय है इटली को एक नेशन स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज करना। और इस प्रकार से उसके मॉडल को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। मेजनी समय रिवॉल्यूशनरी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था, सबसे बड़ा गुरु था। पूरे यूरोप भर में, यानी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, हर जगह लोग इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए, जर्मन लोग इंडिपेंडेंट जर्मनी का निर्माण करना चाहते थे, पोलिश लोग इंडिपेंडेंट पोलैंड का निर्माण करना चाहते थे। तो इस तरह से फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी, अन्य यूरोप के देशों में भी मेजनी के विचारों के आधार पर जो है कार्बोनरी समिति, सीक्रेट सोसाइटीज का फॉर्मेशन होने लगा। और मेजनी ने इस प्रकार से यंग इटली और यंग यूरोप नामक ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से और अपने शिष्यों के फॉलोअर्स की सहायता से पूरे यूरोप भर में मोनार्कियल सिस्टम का विरोध करना लगातार जारी रखा। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस के माध्यम से जिस ऑर्थोडॉक्स रिजिम की स्थापना पूरे यूरोप में कर दी गई थी, उस ऑर्थोडॉक्स रिजिम, उस एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का मेजनी ने लगातार विरोध जारी रखा। और इसी का परिणाम था कि सभी ऑटोक्रेटिक रूलर्स, सभी ऑर्थोडॉक्स, सभी कंजर्वेटिव्स मेजनी के इन प्रयासों के चलते काफी भयभीत हुए थे। और मेजनी का पूरे यूरोप में ऑर्थोडॉक्स के बीच, कंजर्वेटिव के बीच, जो एब्सोल्यूट रूलर्स और उसके सपोर्टर थे, उसके बीच किस कदर डर था, इसका अनुमान आप इस स्टेटमेंट से लगा सकते हैं जो ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट है। इस समय का सबसे पावरफुल यूरोप का व्यक्ति था ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था,
ड्यूक मेटरनिक ने मेजनी के बारे में क्या कहा था, ये सुनिए। मेजनी के बारे में कहा था कि मेजनी वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेजनी को उसने अपने सोशल ऑर्डर, अपनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बतलाया था। और इससे पता चलता है कि मेजनी की कितनी पॉपुलैरिटी थी, मेजनी का एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का विरोध कितना ताकतवर था। इसी के साथ इस टॉपिक का समापन होने जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको हर हमेशा विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल स्टडीज इत्यादि का एक्सप्लेनेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।